दोस्तों, मैं अपने चैनल ऑनेस्ट टाइम बाय राज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। कोई भी व्यक्ति जिसे इतिहास पढ़ना है उसे इतिहास में खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो चलो अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक के बारे में तो जनरल बात कर लेते हैं। इस युद्ध का शुरुआत हुआ था साल 1914 में और ख़त्म हुआ था साल 1918 में। ये युद्ध में दो गुट लड़े थे। एक तरफ थे ट्रिपल अलायंस, दूसरी तरफ थे ट्रिपल ऑन्टेंट। ट्रिपल अलायंस में ऐसा मैंने लिखा है जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन टर्किश एम्पायर थे। तो ट्रिपल ऑन्टेंट में इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया थे और भी कई देश इनके साथ आके लड़े थे, जैसे कि यूएस भी बाद में आ गए थे और फिर जापान आए थे। बाकी बहुत सारे देश थे और भारत को भी तब इंग्लैंड की एक कॉलोनी था भारत, तो उसे भी ट्रिपल ऑन्टेंट की तरफ से लड़ना पड़ा था। ट्रिपल अलायंस का दूसरा नाम है सेंट्रल पावर्स और ट्रिपल ऑन्टेंट का दूसरा नाम है अलाइड पावर्स। जो पहले मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ उस वक्त, अब आज के यूरोप का मैप। ये जो अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो आपको मैप पढ़ना पड़ेगा। तो आप भी देख सकते हैं, ये इंग्लैंड यानी कि तब ये यूके है पूरा, और फिर ये है फ्रांस, ये है जर्मनी, ये है इटली, और फिर ये है रसिया। रसिया बहुत बड़ा है पर ये यूरोप वाला रसिया, ये कितना वो भाग जो यूरोप में है। और फिर ये ऑस्ट्रिया हंगरी, तब एक बहुत बड़ा राज्य था, अभी छोटा सा ऑस्ट्रिया है, तब इसमें बहुत से राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था यहाँ पर। और टर्की जो यहाँ पर एशिया में, यहाँ पर इस भाग में आता है, एशिया का और थोड़ा सा यूरोप में है, तब ये भी बहुत बड़ा राज्य था, अब छोटा हो चुका है। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट जगह आपको बता देता हूँ जो उसका मैं नाम लूँगा, वो है सर्बिया और फिर बॉस्निया, साराजीवो। खासकर ये नाम याद रखिएगा, ये नाम आगे भी आने वाला है। तो वैसे ही तब जो था, ये यूरोप में 20 देश थे पर 7 बड़े पावर थे जो यूरोप को और पूरी दुनिया में डोमिनेट करते थे। वो बड़े पावर थे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, रसिया, जर्मनी और ऑटोमन टर्किश एम्पायर। तो चलो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि इस वीडियो में हम कॉजेस पे ध्यान देंगे, क्योंकि कॉजेस बहुत सारे थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। कॉजेस की शुरुआत करते हैं। अब हमारा पहला कारण जो था जिसके कारण युद्ध शुरू हुआ था, वो था इंटेंस नेशनलिज्म। अभी इंटेंस नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म अगर मैं बोलूँ तो इसका हिंदी का शब्द है राष्ट्रवाद, यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम। परंतु उस वक्त राष्ट्रवाद इतना ज़्यादा था कि लोग अपने देश से तो प्रेम करते थे, बस दूसरे के देश को इज्जत बिल्कुल नहीं करते थे। और वहाँ के जितने भी नेता थे, इतिहासकार थे, वो अपने लोगों में आग भड़का रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे दूसरे देशों के खिलाफ। अब आपको तो हल्का सा उदाहरण देते हैं कि ये जर्मनी के जो राजा थे वो थे केजर विलियम सेकेंड। आपको एक बार उनका फोटो दिखा देता हूँ। ये है केजर विलियम सेकेंड, ये है उनकी तस्वीर केजर विलियम सेकेंड की। ये थे जर्मनी के राजा। तो ये व्यक्ति जब राजा बने थे तब इन्होंने एक बात कही थी कि जर्मनी जो है वो पूरी दुनिया में राज करने वाला है। जर्मन रेस जो है वो दुनिया से में सबसे बड़ा रेस है, जर्मन जाति। और जर्मनी में कई इतिहासकार जैसे कि साइबल है, ट्रेस्टके है, ये जो इतिहासकार थे, और फिर कुछ फिलोसफर जैसे कि बर्नहार्ड, ये अब जर्मनी में अपने अपने साहित्य और लिखावट से लोगों को भड़का रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि आप जिस जाति से आते हैं, ट्यूटोनिक रेस, वो दुनिया में सबसे बड़ा जाति है और ये जाति सिर्फ राज करने के लिए बना है। उसी प्रकार इंग्लैंड में होमेर और लीज जैसे इतिहासकार वो लोगों को बताया कि आप जिस जाति से आते हैं, एंग्लो सैक्सन, वो जाति बड़ा है। तो ये ऐसी कारण से दुनिया में माहौल बिगड़ रहा था। फिर इटली में भी ये लोग में भी एक इलाका है ट्रेंटिनो, जो आज के इटली में है, तब वो ऑस्ट्रिया में था। तो इटली के लोग चाहते थे कि ये इलाका जो है उसमें इटली बोलने वाले लोग रहते थे, इटालियंस थे, पर ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था। तो इटली चाह रहा था इस इलाके को वापस जीतना। फिर एक और कारण था, फ्रैंको प्रूशियन वार 1870 में लड़ा गया था और इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया था और जर्मनी जीता था। तो अब इस युद्ध में फ्रांस को नीचा दिखाने के लिए जर्मनी ने एल्सेक लोरेन जो है, जो बॉर्डर में आता है, आपको एक बार मैप दिखा दूँ तो किस इलाके में आता है। तो ये देखिए फ्रांस, तो फ्रांस की इस इलाके में एल्सेक लोरेन आता है। ये इलाका बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस इलाके में कोयले के कई खदान हैं और कई उद्योग है। तो ये इलाका इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रांस के लिए।
तो इस इलाके को जर्मनी ने छीन लिया। तो ये बहुत बड़ा बेइज्जती किया गया था फ्रांस के, यहाँ पर मजाक उड़ाया गया था कि उसे चिढ़ाने के लिए और उसे बेइज्जत करने के लिए इलाका जर्मनी ने लिया था। और फ्रांस में कई लोग इससे इतने नाखुश थे कि वो, एक उदाहरण आपको बताओ कि स्कूलों में बच्चों तक कोई टीचर बोलता था ये जगह दिखाकर कि ये वो जगह है जिसे जर्मनी ने तुमसे छीन लिया है, और तुम जब बड़े हो गए तो तुम्हें इसे फ्रांस के लिए वापस लाना पड़ेगा। तो ऐसा कट्टरता थी लोगों में, तो ऐसी कट्टरता युद्ध में ही खत्म होगी। अब आपको दिखा देता है इकोनॉमिक राइवलरी। तो इकोनॉमिक राइवलरी आज भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है दुनिया में, अगर आज भी अगर कई विवाद है तो ये इकोनॉमिक के कारण है। तो उस वक्त जो था कैपिटलिज्म का युग था, हर जगह पूंजीवाद फैला हुआ था और सब देश के लोग जो थे कॉलोनी बना रहे थे। तो इसमें क्या हो गया कि लोगों को अब देश में पूरी तरह से जब इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे, इंग्लैंड फ्रांस वो पूरी तरह से जब इंडस्ट्रियलाइज हुए, तो अब वहाँ के सब लोग के अब जो मैंने नए नए तरीके के उद्योग इस्तेमाल करने लगे। अब सब हर घर में पहुँच गए नए तरीके के सामान। तो अब वो जो एक सवाल उठा कि अब अगर सब लोग के पास सामान है तो अपने बचे हुए सामान को कहाँ बेचे। जो वहाँ के जो आप जो इकोनॉमिक्स पढ़े उन्हें जानते हैं कि अगर कुछ एक्स्ट्रा बन जाए तो वो मार्केट डूब सकता है। तो उन्होंने सरकार पे दबाव डाला कि आप जो है नए नए कॉलोनी बनाएं, नए नए उपनिवेश बनाएं। जैसे कि इंग्लैंड ने भारत पे कब्जा इसलिए किया क्योंकि उसे उसे एक मार्केट चाहिए था अपने सामान के लिए और रॉ मटेरियल चाहिए थे। वैसे ही फ्रांस ने नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका वाले इलाके में कब्जा किया। जर्मनी को भी नई कॉलोनी चाहिए थे तो उसने भी नई कॉलोनीज कब्जा करने शुरू किए। पर जब तक जर्मनी आया था इस रेस में तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ज़्यादातर इलाके फ्रांस या इंग्लैंड के कब्जे में थे। तो कई मार्क्सवादी विचारधारा के इतिहासकारों ने ये बोला है कि इंपीरियलिज्म यानी कि रेस फॉर कॉलोनीज एक मुख्य कारण था, क्योंकि जब बड़े बड़े पूंजीपति का सामान पूरे देश में बिक गया तो वो बोले कि अब हमें नए इलाके चाहिए बेचने के लिए, और इसके कारण लोगों ने अपने देशों ने की सरकारों ने कब्जा करना शुरू किया। तो एक इतिहासकार थे जे हॉब्सन, एक मार्क्सवादी इतिहासकार थे। इन्होंने किताब लिखी इंपीरियलिज्म और स्टडी। इसमें इन्होंने बताया कि किस प्रकार जो पूंजीपति थे वो सरकार पर दबाव डाले कि आप नए नए उपनिवेश बनाएं, और उपनिवेश बनाने की रेस में अंत में युद्ध हुआ देशों के बीच, जो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण बना। उसके बाद लेनिन, ये थे, आप इन सबको इन्हें जानते ही होंगे लेनिन को, यूएसएसआर के सोवियत रूस के पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने भी एक किताब लिखी थी इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें भी इन्होंने यही बात समझाया कि किस प्रकार एक पूंजीवादी इकोनॉमी में ये सरकार पर दबाव डाला जाता है अमीरों द्वारा कि आप नए उपनिवेश बनाइए। उसके बाद कॉलोनियल राइवलरी इसी से बना। अब जब नए नए कॉलोनी की चाहत बनी सब देशों में, सब लोग टकराने शुरू हुए यूरोप के बाहर। तो अब हर जगह कॉलोनी बनने लगी। तो इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ कि जो मोरक्को था वो फ्रांस के कंट्रोल में था। तो जर्मनी ने मोरक्को को चैलेंज किया, फ्रांस के आधिपत्य को, और अपनी सेना भेजी। तो उसी वक्त 1904 में ही युद्ध हो रहा था अगर यूएसए बीच में नहीं आता। तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे भारत में भी युद्ध हुए थे, कई युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध भारत में भी हुए थे। तो बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं आपको कॉलोनीज के। उसके बाद एक अलायंसेस का भी बहुत मुख्य कारण था। मैं आपको बता चुका हूँ कि 20 देश जो थे तब, पर 60 बड़े देश थे यूरोप में, और वो 60 देश 2 गुट में बट गए थे। और जब वो 60 देश 2 गुट में बटे तो दोनों के बीच टकराव, गुस्सा आ गया और कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, और इसके कारण अंत में युद्ध होना तय हो गया था। आपको एक बार वो याद दिला देता हूँ उन 2 गुटों का नाम। ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन टर्किश एम्पायर थे, और एक ट्रिपल ऑन्टेंट, इसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया भी था। इटली पहले ट्रिपल अलायंस में था, और जब युद्ध शुरू हुआ था तो इटली गद्दारी किया और फ्रांस की तरफ से युद्ध में आ गया, ट्रिपल ऑन्टेंट की तरफ से। तो अब हम आके आते हैं अगले नए टॉपिक जो था आर्मामेंट रेस। अभी आर्मामेंट क्या है? हथियारों की रेस। तो अब हथियारों की रेस थी। तो अब नेवी में इंग्लैंड खुद को सबसे ताकतवर देश माना था इंग्लैंड को। आज तक कोई वैसा देश तब हुआ नहीं था जो इंग्लैंड को हरा सके नेवी के युद्ध में, समुद्र के युद्ध में। पर जब जर्मनी आया तो उसने सबमरीन बना लिए, जलपोत जिसे बोलते हैं, और वो सबमरीन से इंग्लैंड को नेवी में चैलेंज करने लगा। और ये भी एक कारण बना युद्ध का कि अब दोनों देशों की वेपन इंडस्ट्री
को अपने सरकार पर दबाव डाला कि आप हमसे नए नए हथियार बनाने का हमसे ऑर्डर दीजिए, और उन्होंने सरकारों ने ऑर्डर भी किया। और इसके कारण अगर एक उदाहरण इससे मिलता है, अगर जर्मनी एक सैनिक बढ़ाता था तो उधर इंग्लैंड में 2 नए सैनिक भर्ती किए जाते थे। इस तरीके का माहौल हो गया था यूरोप में। फ्रांस ने भी कंस्क्रिप्शन लॉ लागू कर दिया था, यानी कि सबको फ्रांस में सब युवक को युद्ध में जाना पड़ता था, सेना में काम करना पड़ता था कुछ साल। वासी उस वक्त लगभग सभी देश यूरोप में ये कानून फॉलो कर रहे थे कंस्क्रिप्शन लॉ का, कि सब युवकों को कुछ साल सेना में काम करना पड़ेगा। फिर एक और था कि जैसे कि आज के ज़माने में यूएन है, पहले ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन था नहीं शांति बनाए रखने के लिए। तो इसके कारण अब जो है दुनिया में ये इसमें कन्फ्यूज़न हो गया था कि अगर कुछ भी विवाद होगा तो कहाँ पर उसे ले जाया जाए, कहाँ पर सॉल्व किया जाए। तो रसिया ने क्या किया, थोड़ा कोशिश किया इसे सॉल्व करने का, और उसने 2 बार बैठक बुलाया हेग्स में, पर दोनों बार, और साल था 1909, बस दोनों बार बैठक फेल हो गई, क्योंकि जर्मनी ने बोला कि हमें हथियार चाहिए, हथियार बनाने हैं। फिर एक और कारण था इस युद्ध के पीछे, जो इसे आप इमीडिएट कॉज भी बोल सकते हैं। इमीडिएट कॉज वो था बाल्कन क्राइसिस, बाल्कन वॉर। अब ये बाल्कन क्या है, आपको पहले मैप से समझाता हूँ। तो आप ये देखिए, ये इलाका जो है ये है बाल्कन इलाका। ब्लैक सी आप इसे देख रहे हैं, तो ब्लैक सी के आसपास में जो भी देश आते हैं उन्हें बाल्कन देश कहते हैं। और ये बाल्कन देश थे, यहाँ पर आज भी बहुत इंस्टेबिलिटी है और तब भी थी। तो पहले क्या था कि ये ओटोमन टर्किश एम्पायर के कब्जे में था ये सब इलाका, तो उसके कारण यहाँ पर एक ताकतवर देश का राज्य था, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी था। बट जब ओटोमन टर्किश एम्पायर यहाँ पर कमज़ोर पड़ गया, तो उसके बाद अब जो नए देश थे रसिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, वो कोशिश करने लगे अपना प्रभाव बनाने का यहाँ पर। और कई देश जैसे कि सर्बिया, अब सर्बिया का कोई दिखा देता हूँ, सर्बिया ये जो है, और बॉस्निया, ये सब देश खुद को आज़ाद करने का कोशिश करने लगे। और इसी के कारण साराजेवो क्राइसिस हुआ था। मैं साराजेवो क्राइसिस समझाऊंगा, पर वो एक नतीजा बाल्कन क्राइसिस का ही था। विश्व युद्ध से पहले 2 बार बाल्कन का युद्ध लड़ा गया 1912 में, और एक लोग कई लोगों ने इसे ट्रेलर बोला था वर्ल्ड वार 1 का, जब ये लड़े गए थे। तो ये युद्ध में कई गुटों के बीच ये युद्ध हुआ था, और ये युद्ध में और जब वर्ल्ड वार भी हुआ तो यहाँ पर खूब युद्ध हुए थे, दोनों वर्ल्ड वार में यहाँ पर खूब युद्ध हुए थे। और आज भी यहाँ पर इंस्टेबिलिटी है, उसके नतीजे से आज तक लोग यहाँ पर पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी है। यहाँ पर अभी बहुत सारे देश कमज़ोर है, आर्थिक और पॉलिटिकल दोनों रूप से। तो आपको अब आते हैं इमीडिएट कॉज पे। ये जितने भी कारण मैंने आपको अब तक बताया है, ये सब कारण जो थे ये बारूद का काम किए, पर एक माचिस की चिंगारी चाहिए थी इस युद्ध को शुरू करने के लिए, और वो हमें मिली साराजेवो क्राइसिस के तौर पर। अब ये कौन है, साराजेवो क्राइसिस क्या था आपको बताते हैं। आपको मैंने बॉस्निया का पिक्चर दिखाया था, तो बॉस्निया का कैपिटल है साराजेवो। तो साराजेवो में ऑस्ट्रिया का हिस्सा था तब वो। 1908 में ऑस्ट्रिया ने उस इलाके में कब्जा कर लिया, पर वहाँ के जो लोग थे वो लोग थे सर्ब जाति के। तो वहाँ के लोग जो थे खुद को आज़ाद करना चाहते थे ऑस्ट्रिया के रूल से। और इसी बीच 1914 में वहाँ पर आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो वहाँ के उत्तराधिकारी थे वहाँ के राज सिंहासन के, वो गए थे, तो उन्हें असैसिनेट कर दिया गया। आपको एक उनका पिक्चर दिखा देते हैं, ये है उनका तस्वीर। और ये तस्वीर है कि ये है आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, उनकी वाइफ सोफिया, और ये है गैब्रिएल प्रिंसेप। ये गैब्रिएल प्रिंसेप ने, ये 19 साल का व्यक्ति था सर्बिया से, तो इसने इन दोनों को मार दिया। और इसके बाद युद्ध शुरू हुआ। युद्ध इसके बाद भी 28 जून था वो तारीख, 28 जून 1914 को में आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का कत्ल कर दिया गया गैब्रिएल प्रिंसेप द्वारा साराजेवो में। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने तुरंत युद्ध शुरू नहीं किया, पहले एक बैठक बुलाया और कमिटी बनाई जांच करने के लिए कि इसके पीछे कौन है। और पता चला कि इसके पीछे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम ब्लैक हैंड था। उसने इसे प्लान किया था, और सर्बिया में उसे हथियार मिले थे। सर्बिया ने इसे सपोर्ट नहीं किया था, पर सर्बिया के कुछ लोगों ने इसे स्मगल करके हथियार पहुंचाया था। तो अब उस ऑस्ट्रिया हंगरी के शासक थे बहुत नाराज़ हुए थे, तो उन्होंने सर्बिया के सामने 11 डिमांड रखे कि आप इन 11 डिमांड को 2 दिनों के अंदर पूरा कीजिए, वरना युद्ध का शिकार हो जाएगी आप। तो उन्होंने कई कारणों को मान भी लिया, कई डिमांड्स को, पर एक डिमांड नहीं माना,
जो उनकी आज़ादी छीन रहा था। तो इसके बाद ठीक 1 महीने बाद 28 जुलाई 1914 को युद्ध का शुरुआत हुआ। ऑस्ट्रिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया और फिर पूरा यूरोप वॉर में आ गया। तो ये थे उनके कॉजेज जो वर्ल्ड वार 1 के थे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कोर्स ऑफ दी वॉर और कंसिक्वेंसेस जो वर्ल्ड वार 1 के हुए थे। तो अब जो है अभी मैं ये वीडियो को ये बस समाप्त करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।